हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जो जून 2024 में परीक्षा होने वाली है। तो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं। पेपर 1 आप सभी का कॉमन होता है और इसमें 10 यूनिट है, तो आपको ये 10 यूनिट सभी अच्छे से ही पढ़ना है। कोई भी यूनिट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से आए। किसी से 2-3 आ जाते हैं, किसी से 6-7 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के कुछ न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये इसमें न्यू टॉपिक्स में ये वाटर पोल्यूशन से संबंधित हैं, जिसमें आपके DO डिजॉल्व ऑक्सीजन, BOD जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और CBOD है ना, कार्बोनेशियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस तरह से ये आपको सारे टर्म्स जो है पढ़ने हैं, क्योंकि कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे पीपल एंड एनवायरनमेंट के, तो उसमें दिसंबर में ये सारे टर्म्स पूछे गए हैं। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में ये सारे टर्म्स आपसे पूछे गए हैं, BOD और CBOD से इसी बार पूछा गया है, इसके पहले नहीं आया था, है ना। तो ये न्यू टर्म्स हो जाता है। और बाकी BOD से तो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और DO डिजॉल्व ऑक्सीजन, COD, तो ये कुछ नए टॉपिक्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सभी मिलते जुलते ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। हम लोग पॉल्यूशन वाले जो है पार्ट को कवर करेंगे, वाटर पॉल्यूशन से संबंधित ये सारे जो है पैरामीटर यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में, आप देखिएगा जाके, वहाँ पर मास्टर क्लास सीरीज़ और साथ में PYQs के लिए सीरीज़ आपको दी जा रही है, जिसमें कि PYQs हैं पूरे 10 साल के करवाऊँगी, और साथ में मास्टर क्लास सीरीज़ है जिसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये वाली वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। और जून 2024 के लिए सारी जितनी भी वीडियोस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आपको PDF चाहिए होती है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पर PDF और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर जो है दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, पूरा देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आपके सवाल इस तरह के बनते हैं तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया था, उसको भी देख लीजिए, और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं साथ में PYQs भी करा रही हूँ और कॉन्सेप्ट भी आपको करवाती चल रही हूँ, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए आप लोग, क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ दी जा रही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करें, इसकी देखिए इंग्लिश वाली स्लाइड यहाँ पर है ना। तो इसमें यहाँ देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करें तो पानी में क्या होता है, H2O है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो जल में घुलित ऑक्सीजन होती है इसी को डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। और इसी ऑक्सीजन के थ्रू जो जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे फिश है या और जो जलीय जीव छोटे मोटे होते हैं, तो उन सभी के लिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना। तो इस तरह से जलीय जीवन इसी से संभव होता है। और जब इसमें क्या होती है, सॉल्ट की मात्रा कुछ बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ना, कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह आ जाती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, या उसमें सॉल्ट ज़्यादा हो गया, जैसे कि आपके सल्फेट वगैरह के, है ना, क्लोराइड और सल्फेट के, अगर कुछ इस तरह से सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो यही कारण है कि जो आपका खारा जल होता है ना, इसमें शुद्ध जल की तुलना में कम ऑक्सीजन पाई जाती है ना। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन वाटर रेंज ये कितना होता है, तो ये भी पता होना चाहिए। ये है आपका 7 mg पर लीटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना पूछेगा नहीं, लेकिन कई बार आपको ऐसे यहाँ पर जानने के लिए दे देता है कि क्या चीज़ है ये, किससे क्या चीज़ मेज़र करते हैं ना। तो ऑक्सीजन की जल में घुलनशीलता यहाँ पर इससे मेज़र की जाती है, लगभग 7 mg पर लीटर, है ना। तो ये हो जाता है आपका, यहाँ पर इसमें देखा आपने डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गई। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD क्या है, तो इसकी देखिए जो डेफिनेशन है ना ये है। ठीक है, जैविक पदार्थों की एक निश्चित मात्रा के विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD कहते हैं, है ना। द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड अ BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जो भी ऑक्सीजन की मात्रा हमें ज़रूरत होती है किसके लिए, डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, जो भी आपके
ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इन्हीं को डिकम्पोज करने के लिए मतलब तोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये बट जाते हैं तो यहाँ पर एक तो साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ऊपर से फिर क्या होता है ये अपने ही नेचुरल फॉर्म में पहले की तरह आ जाते हैं ना। तो इन्हीं को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा ज़रूरत होती है, इसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोलॉजिकल कब होगा, जब जैविक पदार्थों की, है ना, जब यहाँ पर बात होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर की, है ना। अब देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें जल में ऑक्सीजन की इस मांग से ही प्रदूषण का पता लगता है ना। अब इस जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है, इसी के द्वारा हमें पता लगेगा कि कितनी पॉल्यूशन की यहाँ पर क्या लेवल है ना। तो इसमें यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ पर जो जीवाणुओं से विघटित होने वाले जैविक अपशिष्ट प्रदूषकों के रूप में उपस्थित रहते हैं। कहना क्या मतलब है कि जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, जो ऑक्सीजन लेते हैं जैसे फिश वगैरह होती है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जीवाणुओं से विघटित होने वाले जैविक अपशिष्ट यहाँ पर मतलब यहाँ पे क्या पॉल्यूटेंट्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। इन्हें विघटित करने के लिए बड़ी संख्या में पाए जाने वाले वायवीय जीवाणु अच्छी मात्रा में जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या है, कुछ पॉल्यूटेंट्स उपस्थित रहते हैं जो कि किसके द्वारा, जब बैक्टीरिया ने उनको डिकम्पोज किया तो ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और इन्हें ही विघटित करने के लिए, क्योंकि अगर ये डिकम्पोज नहीं होगा तो और ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, तो बड़ी संख्या में पाए जाने वाले जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, लार्ज नंबर्स एब्जॉर्ब ए गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, अच्छी मात्रा में जल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। अब ये यहाँ से मतलब जो भी कुछ पॉल्यूटेंट्स होता है ना, इनको मतलब जो भी पॉल्यूटेंट्स ऐसे हैं, प्रदूषक हैं जो पानी को वहाँ मतलब उसकी प्योरिटी को कम कर देते हैं, इम्प्योर बना देते हैं, तो ऐसे प्रदूषकों को वहाँ पर डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं ये यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। और इस तरह से अब ये भी, इनको भी चाहिए ऑक्सीजन, तो ये इसी पानी से ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा, ऑक्सीजन कम होने से जहाँ पर जो जल की क्वालिटी है ना, जो वाटर की क्वालिटी है वो मतलब कम होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न मिलने पर वो जलीय प्राणी मरने लगते हैं। अब देखिए, अब वो जो बैक्टीरियाज थे जो डिकम्पोज करने के लिए यहाँ लगाए गए हैं, तो वो ऑक्सीजन जब ज़्यादा लेने लगेंगे तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो भी फिश वगैरह हैं वहाँ पर वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, या इस तरह से छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनको श्वसन के लिए मतलब ऑक्सीजन वहाँ से नहीं मिल पाएगी, तो उनकी मृत्यु होने लगेगी, है ना। इनकी निर्भरता किस पे होती है, ऑक्सीजन पे होती है। तो इस तरह से जैसे जैसे जल में प्रदूषण बढ़ता है वैसे वैसे जैविक ऑक्सीजन की खपत बढ़ने लगती है ना। प्रदूषण बढ़ने से मतलब है कि जो भी वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनको विघटित करने के लिए जीवाणु आएंगे। अब जीवाणु क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, इसी पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है इसको लेंगे। अब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो उससे जो फिश वगैरह हैं, जो कि हम नहीं मतलब नुकसान नहीं कर रही है, लेकिन अब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो उन पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, है ना। इस तरह से जो एनवायरनमेंट का साइकिल है वो बिगड़ने लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जल में प्रदूषण बढ़ता है जैविक ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ने लगती है। समझ में आ गया कि यहाँ पर जैसे जैसे बीओडी बढ़ेगा तो इसकी ये डिप्लीशन लेयर भी, यहाँ पर डिप्लीशन भी ऑक्सीजन का बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जैविक ऑक्सीजन मांग ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में मेटाबॉलिक क्रिया के लिए आवश्यक होती है। मतलब यहाँ पर इसका ये मेजरमेंट होता है। और जब वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होगा तो जल में जैविक अपशिष्टों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जल प्रदूषण ज़्यादा बढ़ने से जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्टेज की यहाँ पर अमाउंट भी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका बीओडी के बारे में। अब इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल्स इन वाटर लीड टू ऑक्सीजन डिप्लीशन। अब मतलब वही चीज़ मैंने जो आपको बताई कि जो बीओडी जब अधिक होगा तो इसके लेवल के बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, बीओडी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की लेवल की कमी होगी, क्योंकि वहाँ पर जितने भी जीवाणु वगैरह हैं ये बढ़ने लगते हैं ना। जो भी यहाँ पे आपने अभी देखा ना, जल प्रदूषण बढ़ने से जल में जैविक अपशिष्टों की, है ना, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना।
अब इससे क्या हो जाता है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो हाई बीओडी से क्या होगा, जल में ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं ये कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते समय ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई। अब इससे जलीय जीव जो फिश वगैरह हैं इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो इनकी भी ये भी डेथ को मतलब मृत्यु इनकी होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो श्वसन कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि ये तो पानी में ही रहते हैं। तो इस तरह से जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। यूट्रोफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन भी एक प्रोसेस है, इसके बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था और क्वेश्चन यहाँ से भी आया है ना। कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी दी है और प्लेलिस्ट में भी अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है, तो उसको वहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पर देखिए यूट्रोफिकेशन मतलब अत्यधिक जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि कल बताया था ना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिकता होने के कारण एल्गी बनने लगते हैं ना, जो आपको हरी हरी काई वगैरह से दिखती है। तो इसके कारण क्या होता है, पानी की क्लैरिटी रिड्यूस हो जाती है। ये भी क्या होता है, पोल्यूशन का ही काम करता है, वाटर पोल्यूशन। तो इस तरह से अब ज़्यादा ये मतलब ग्रीन यहाँ पर होने लगता है, काई सी जमने लगती है, तो वो मतलब यहाँ पर जो सन रेज हैं वो भी नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है, पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है, लाइट जो है रिड्यूस कर देता है। तो अब ये जो है डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन की कमी होगी यहाँ पर भी ये लो मतलब यहाँ पर जो होता है ना, ये भी क्या होता है, यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा मिलता है, एल्गी बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। तो ये हो जाता है यूट्रोफिकेशन। इसके बारे में भी मैं आपको अलग वीडियो में दूंगी, ठीक है, कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो मैक्सिमम मतलब इसकी जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिकता हो जाती है और एल्गी बनने लगते हैं, पानी की क्लैरिटी रिड्यूस हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, ठीक है। तो ये यूट्रोफिकेशन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ उनकी डेथ हो जाती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा है। और अब ज़्यादा जो है एल्गी वगैरह यहाँ पे बनने लगते हैं, तो इससे पानी की क्लैरिटी नहीं इतनी रह जाती है, वो इकोसिस्टम भी दिखता नहीं है अच्छा, है ना, देखने में भी ठीक नहीं लगता है, और पानी की क्वालिटी में तो गिरावट होती है। तो इससे क्या होता है कि इकोसिस्टम सारा ही प्रभावित होता है ना। इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें हो गई जो कि कहीं ना कहीं आपके वाटर पोल्यूशन से ही संबंधित हैं। फिर आ जाता है आपका COD। ये क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर देखिए, इसकी भी इंग्लिश वाली स्लाइड यहाँ पर है, ठीक है, इसमें मेन चीज़ें देख लेते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण की, औद्योगिक बहिस्राव में प्रदूषण की, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी आपका पॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन और इसकी क्वांटिटी के परख करने में इसकी उपयोगिता होती है, ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पर क्या होगा, वो डिजोल्व ऑक्सीजन था, DO हमने पढ़ा, BOD पढ़ा हमने, जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। उसके बाद केमिकल ऑक्सीजन, यहाँ पर आपको दिख रहा है केमिकल, यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, इसको यहाँ पर मेज़र हम कर सकते हैं। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्बनिक और ऑक्सीडाइज हो जाने वाले जितने भी अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में, ठीक है, तो मतलब जो भी और कार्बनिक है आपके और इनके ऑक्सीडाइज होने पे और अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडाइजेशन में कितनी ऑक्सीजन लगती है, तो उसे जल की क्या करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। मतलब यहाँ पर जो है कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। अब इसके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कौन होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है ना। और यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है जो वाटर का जो यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं इनको यूज़ करने के लिए यहाँ पर COD वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये COD क्या करता है, सेट्स लिमिट टू कंट्रोल पॉल्यूशन एक्सीडिंग विच द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड, है ना। तो यहाँ पर COD क्या है, प्रदूषण पर नियंत्रण की सीमा को निर्धारित करता है। मतलब COD के द्वारा जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इससे हमको पता लग जाता है कि वाटर में इम्प्योरिटीज़ कितनी है, वाटर पोल्यूशन कितना है, तो एक जो है इसके लेवल को निर्धारित करता है। और एक अगर उस लेवल से अधिक हो जाता है तो मतलब ये पता लगता है कि जल प्रदूषित हो गया है ना, वहाँ पर उसकी जो है पोल्यूशन का पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि यहाँ जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक और जो है आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनके ऑक्सीडेशन के लिए कितनी ऑक्सीजन ज़रूरत होगी,
ये सारी चीज़ यहाँ पर पता लगती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता लगी। सबके कीवर्ड्स को नोट करते चलिए, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है ना, यही आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो COD सेट्स लिमिट्स टू कंट्रोल पोल्यूशन और एक्सीडिंग विच द वाटर बिकम्स इज पोल्यूटेड, मतलब अगर इस लेवल से अधिक बढ़ जाएगा तो ये वाटर पोल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका COD। अब अगर क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस में क्या चीज़ है। तो हम एक समरी के फॉर्म में BOD और COD में डिफरेंस भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर डिफरेंस की बात करें तो एक शॉर्ट फॉर्म में तो BOD और COD दोनों पानी में ऑक्सीजन की मांग के मेजर, मतलब यहाँ पर जो है मेज़र करते हैं कि ऑक्सीजन डिमांड कितनी है वाटर के लिए, है ना। वाटर पोल्यूशन को अगर हमको मेज़र करना होगा तो इसी ऑक्सीजन डिमांड को, कि ऑक्सीजन की खपत वहाँ कितनी ज़्यादा हो रही है, किस तरह के केस में, BOD में कैसे हो रही है, COD में कैसे हो रही है, इसी को यहाँ पर मेज़र किया जाता है। एक पैरामीटर होता है। ठीक है, तो दे डिफर इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट मेथड। तो यहाँ पर इनके मेजरमेंट मेथड में फ़र्क हो जाता है, टाइम फ्रेम में और पॉल्यूटेंट्स, है ना, एंड एप्लीकेशन के फॉर्म में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए BOD जो है आपका मेजर्स ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। यहाँ पर जो छोटे छोटे जीव थे वो ऑक्सीजन को किस तरह से कितना खपत करते हैं, हमने BOD में ये देखा था, है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। और जबकि COD में क्या था, यहाँ पर ये जो मेजर्स करते हैं हम ऑक्सीजन की मात्रा को, उसकी आवश्यकता होती है ऑक्सीडाइज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, मतलब कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की मात्रा ज़रूरत होगी, ये होती है COD में। तो ये इसके मेजरमेंट के मेथड में फ़र्क हो गया, है ना। और BOD इज़ यूज टू यहाँ पर इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ यहाँ पर वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हम इवेल्युएशन को यहाँ पर चेक करते हैं। और COD क्या करता है, ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है ना। यहाँ पर आपको बताया था ना लास्ट लाइन में कि अगर उस लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये यहाँ पर दिखाता है कि ये कितना पोल्यूशन है, इसका किस लेवल पे पोल्यूशन है। ठीक है ना, तो ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स में मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग द पॉल्यूशन लेवल, इसके लिए हम COD का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों के एप्लीकेशन में फ़र्क हो जाता है, मेजरमेंट मेथड में फ़र्क होता है, और किस तरह के प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं ये फ़र्क हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो इस बार क्वेश्चन आया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन था आपका CBOD क्या होता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBOD। अभी तो आपका फुल फॉर्म ही पूछा है, दिसंबर में आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, कल मैंने आपको इसका करवाया भी था, तो आप उसको देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ये दिसंबर में आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये अभी दिसंबर की शिफ्ट में आया था, 14 दिसंबर को शायद आया था, इसको कल मैंने करवाया भी था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, शायद इस बार आपकी क्वेश्चन ज़्यादा डीप में पूछ लिया जाए। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये फुल फॉर्म हो गया। यहाँ पर ये इट स्पेसिफिकली मेजर्स द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल डिकम्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स, है ना। मतलब ये समझिए बायोडिग्रेडेबल क्या मतलब होता है, अब ये अलग टर्म्स आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो बायोडिग्रेडेबल है, यहाँ से मतलब होता है उन पदार्थों या उन सब्सटेंसेस को रेफर करता है जिन्हें बैक्टीरिया, जो आपका फंगाई है, मतलब जो आपके बैक्टीरियाज हैं, फंगाई हैं, या सूक्ष्म जीव, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके द्वारा पानी, CO2, कार्बनिक पदार्थों जैसे सरल, है ना, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, कोई बड़ा सब्सटेंस है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, पानी में, है ना, CO2 में, कार्बनिक पदार्थों में, ऐसे नॉन टॉक्सिक, मतलब ये उतने विषाक्त नहीं होते हैं, ऐसे तोड़ दिया जाता है, ऐसे पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, मतलब डिकम्पोज कर दिया जाता है। और डिकम्पोजिशन का ये जो प्रोसेस होता है, पोषक तत्वों को, मतलब जैसे कि पानी मिल गया, CO2 मिल गई, तो इन्हीं को रिसाइकिल करके फिर से एनवायरनमेंट में लाने का जो है कोशिश करता है। ठीक है, मदद करता है। तो इस तरह से ये वापस अपने एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, फिर से इनको किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया जाता है, तो ये हो जाती है बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये विशेष रूप से जो है स्पेसिफाइड, मतलब एक निश्चित अवधि में 5 दिनों में 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बायोडिग्रेडेबल कार्बन यौगिकों को विघटित करते समय
जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, इनके द्वारा उपभोग की जाने वाली घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है ना। तो भले ही आप ये मत याद रखिए 20 डिग्री सेल्सियस है ये, मतलब 5 दिन में ही यहाँ पर मेज़र करना है। और कौन से यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, वो बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक यौगिक होंगे, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। ये यहाँ पर इनका ही विघटन होगा और इनके विघटन के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा ज़रूरत होती है उसी को CBOD कहा गया, कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी आपको। ये हो गया आपका कि यहाँ पर अब कौन से जो है सब्सटेंस आएंगे, तो ये हो जाते हैं आपके, याद रहेगा, बायोडिग्रेडेबल कार्बन यौगिक, है ना। तो CBOD क्या है, BOD का ही एक सबसेट होता है और कार्बन युक्त कार्बनिक पदार्थ से जुड़ी ऑक्सीजन की मांग पर ध्यान केंद्रित करता है ना। तो ये फोकस करता है किस पे, ये ऑक्सीजन डिमांड एसोसिएटेड विद कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके, है ना। तो इस तरह से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एसेसिंग द ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लेवल इन वाटर बॉडीज। जहाँ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन की बात होगी तो यहाँ पर CBOD का हम यूज़ करते हैं, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में भी ये पैरामीटर को यूज़ किया जाता है। तो ये CBOD समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर जो बायोडिग्रेडेबल या कार्बन युक्त कार्बनिक जो पदार्थ होंगे उनसे जुड़ी ऑक्सीजन की जो मतलब डिकम्पोज की मात्रा होती है वो यहाँ पर CBOD के माध्यम से हम पता करते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका CBOD, जो इस बार क्वेश्चन आपसे बने थे, है ना। तो ये आज की इस वीडियो में इतना ही हम यहाँ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स थे लेकिन इससे क्वेश्चन आपके बने हैं। कल भी मैंने आपको कराया था, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें यूट्रोफिकेशन की, CBOD BOD सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी एक ही शिफ्ट में, मतलब 14 तारीख में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी वो सारी वीडियोस आपको मिल जाती हैं और साथ में प्लेलिस्ट में भी, और यूनिट वाइज भी मैंने चीज़ें आपको कवर करवाई हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी वे में सारी चीज़ें समझाऊँ, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं और इजी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी किसी और तरीके से, ठीक है। तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हर दिन शाम को 6 बजे हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।